डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इक्विलिब्रियम के बारे में समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द स्टेट इन विच द measurable properties such as pressure, concentration, density or color etc. of the system do not undergo any further noticeable change, do not undergo any further noticeable change under the given set of conditions। जो conditions दिए हुए हैं उनके अंदर जो कंसंट्रेशन एक्सेट्रा जो है वो एक तरह से कांस्टेंट सी हो गई है, उसमें कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आ रहा है जो कंडीशन दी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंटेनर में हमने पानी ले लिया, ठीक है, और जब इसको क्लोज कंटेनर में पानी को हम जब इसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, पानी को जब हम बॉईल करेंगे तो क्या होगा, इसके एक पर्टिकुलर वेपर्स बनेंगे। और क्योंकि 100 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच गया है, कंटेनर क्लोज्ड है, 100 डिग्री पे पहुंच गया टेम्परेचर और कंटेनर क्लोज्ड है, तो एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर विल बी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे विल बिकम कांस्टेंट। तो क्या होगा कि एक पॉइंट आने के बाद ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मान लीजिए नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन से और अमोनिया बना रही, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा कि जितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया जो बना है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जैसे ही एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल बनेगा वो तुरंत टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये पॉइंट जो आ जाएगा जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूँ, फिर उनको लिखता हूँ, तो इसको हटाता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जैसे पानी वेपर्स में चेंज हुआ, वेपर्स पानी में चेंज हो गया, दैट इज ए फिजिकल चेंज। बट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है और इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन है और अमोनिया बन जाएगा, तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसमें क्या है, 100% नाइट्रोजन 100% हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 100% अमोनिया नहीं बनाएगा। अगर आपने जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया है 100% रिएक्ट नहीं कर रहा है और 100% अमोनिया नहीं बन रहा है, तो एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट हमने लिखा है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लीजिए 70% रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे एक और प्रोडक्ट बनेगा तुरंत वो प्रोडक्ट टूट के फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, फिर बनेगा, फिर टूट के वापस बन आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। तो उस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, इक्वल नहीं होती है, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस स्पीड पे फॉरवर्ड जा रहे हैं उसी स्पीड पे बैकवर्ड जा रहे हैं। होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्विमर जा रहा है इस डायरेक्शन में और रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड बराबर है। मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विमर है और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, वो
आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिस स्पीड पे वो आगे जाता है उसी स्पीड पे वाटर उसको बैकवर्ड ले आएगा। तो उसमें क्या होगा कि वो जितनी इसकी स्पीड फॉरवर्ड की है उतनी बैकवर्ड की है, तो उसकी पोजीशन कांस्टेंट सी हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड हेंस द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। मतलब ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक क्यों है? क्योंकि रिएक्शन तो चल रहा है, फॉरवर्ड में भी चल रहा है और बैकवर्ड में भी चल रहा है, बट दोनों की स्पीड बराबर है। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रही है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रही है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी कंटेनर में वाटर है, इसको हटा के यहीं पर समझा देता हूँ। किसी कंटेनर में वाटर है और मान लीजिए इस बकेट में वाटर है और यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब हम इसको हीट भी नहीं कर रहे हैं और टेम्परेचर थोड़ा कम ही रख रखा है हमने, ठीक है, ताकि इवेपोरेशन मिनिमाइज हो जाए। तो हमने मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री का रख रखा है, तो बहुत जरा से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद भी देखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स कम नहीं हुए होंगे, वाटर का लेवल सेम बना हुआ है थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं और टेम्परेचर कम रख रखा है, 0 डिग्री पर रखा है। बट मान लो कि हम सेम टाइप की बकेट ले लें और उसके अंदर हमने सिस्टम क्या कर रखा है कि ऊपर से तो उसमें पानी आ रहा है, नल से टैप से पानी आ रहा है इसमें, और इधर से पानी निकल रहा है इसमें से सेम स्पीड पे, और जब भी इसकी लेवल मेंटेन्ड है तो इसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि फॉरवर्ड भी चल रहा है बैकवर्ड भी चल रहा है, जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना पानी अंदर आ रहा है। बट ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है। स्टैटिक में मतलब रुका हुआ है, ना निकल रहा है ज़्यादा ना कोई आ रहा है, तो वो क्या रहा है, लेवल मेंटेन है। मान लो पानी की बॉटल है और बॉटल बंद है तो उसमें से इवेपोरेट तो कर नहीं पा रहा है, तो उसके केस में क्या होगा कि कांस्टेंट हो जाएगा। बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, देखो 0 डिग्री पे कह रहे मिनिमाइज कर दिया हमने टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो वेपर्स जल्दी बनेंगे, ठीक है। बट वहाँ पे वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि कंटेनर खुला हुआ है। बट यहाँ पे जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल रहा है, फिर भी लेवल मेंटेन है, तो इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं वो डायनेमिक होते हैं, फॉरवर्ड में भी जा रहे हैं और बैकवर्ड में भी जा रहे हैं, बट फिर भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। कब? जब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली इफ none of the reactants or products is allowed to escape from the container, that is equilibrium क्या होगा, it can be obtained in a closed container only। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मान लीजिए गैसियस फॉर्म में है तो वो तो अगर कंटेनर खुला होगा तो उड़ जाएगा, तो इसमें तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। तो जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्लोज कंटेनर में करेंगे, क्योंकि उसके अंदर से अगर कोई चीज़ लिया है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कम हो जाती है, मान लो ये क्लोज्ड है तो कोई भी चीज़ उड़ के बाहर नहीं जाएगी, तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बट अगर हम कंटेनर खुला हुआ लेंगे तो कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाएगी, निकल जाएगी, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं या रिएक्टेंट बैकवर्ड बनेगा नहीं। तो इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है। अब आगे हम 2 पॉइंट्स और अभी लिखते हैं, फिर उनके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि 5 पॉइंट्स होते हैं, 3 मैंने समझा दिए, 2 और हैं। 4th point, equilibrium can be attained from either direction, that is from the direction of the reactants as well as from the direction of the products। चाहे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेकर रिएक्ट करना शुरू करें, अमोनिया बन जाएगा और फिर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, या हम अमोनिया लेके चलें और जब हीट करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट पे वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटने लगेगा और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम को दोनों तरफ से अटेन कर सकते हैं, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। नंबर 5th पॉइंट है, ए कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैटलिस्ट क्या होता है, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देगा और बैकवर्ड को भी इक्वली बढ़ा देता है।
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर होंगे, तो अपने आप उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके मान लो 70% अमोनिया बना रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और हमने अगर कैटलिस्ट डाला है तो ऐसा नहीं वो 70% की जगह 90% रिएक्ट करने लगेगा ना, वो जो उसकी पॉइंट है इक्विलिब्रियम की वो तो वही रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है। कैटलिस्ट का काम ही क्या है, जिस स्पीड पे वो फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उसी स्पीड पे बैकवर्ड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उस पॉइंट पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उसका कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन the product of molar concentrations of the products to the molar concentrations of the reactants, with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric या न्यूमेरिकल कह सकते हैं, stoichiometric या इसको हम न्यूमेरिकल coefficient in the balanced chemical equation एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए 4NH3 प्लस 5O2 इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा तो इट गिव्स यू NO प्लस H2O। ठीक है, 4NO है और 6H2O है और सब गैसियस हैं। ठीक है, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं तो इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जब सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स सेम फेज में हैं तो इसको होमोजीनियस कहते हैं। मान लो रिएक्टेंट्स किसी और फेज में होते और प्रोडक्ट में मान लो ये वाटर जो है गैस की जगह लिक्विड फॉर्म हो जाता, तो ये क्या हो जाता, हेट्रोजीनियस। इसको फिर हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर reactants, all the reactants and products are in the same phase, then it is homogeneous equilibrium. अगर reactants और products में से कोई भी same phase में नहीं होता तो उस केस में heterogeneous equilibrium हो जाता। बट अब हम जो बात कर रहे हैं homogeneous equilibrium की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये रिएक्शन equilibrium पे, तो हमें जो इसका equilibrium constant निकालना है तो उसको हम Kc भी लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है इट इज दी डिफाइंड एज अ रेशियो है जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन का मतलब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो NO की भी कंसंट्रेशन की जो है उसकी पावर 4 लगेगी, रेज टू दी पावर ऑफ इक्वल टू द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल कोएफिशिएंट। इसके अंदर पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और इनटू प्रोडक्ट क्या है ना, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी H2O की पावर कितनी आ जाएगी, 6। और यहाँ पे अमोनिया है डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्या है ना, टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की रेज टू द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इनटू, और ये O2 की पावर 5 आ जाएगी। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह देते हैं, बट ये जो K है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब मोलर कंसंट्रेशन दिया होता है तो Kc, और अगर पार्शियल प्रेशर दिया होता तो Kp लिखते। तो ये जो Kc है इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर raised to the power of numerical coefficients as present in the balanced chemical equation. Balanced chemical equation में इनके सामने जो numerical coefficient आएगा वो इनकी पावर में मोलर concentrations की पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो रेशियो आएगी उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है,
इसको हटा के फिर एक न्यूमेरिकल समझाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc व्हेन द मोलर कंसंट्रेशंस आर गिवन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एज फॉलोज। मोलर कंसंट्रेशन NO की है 2 मोलर, वाटर की है 4 मोलर, अमोनिया की 8 मोलर, ऑक्सीजन की है 1 मोलर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और रिएक्शन क्या है, ये फॉर द रिएक्शन लिस्ट। तो हमें Kc निकालना है, तो Kc क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो ये NO4 जो है इसके पावर में चला जाएगा, NO की कंसंट्रेशन इनटू इट्स पावर मल्टीप्लाइड बाय जो वाटर है उसकी स्टिशियोमेट्रिक पावर कोएफिशिएंट को पावर में ले लेंगे, इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 4 है और मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की पावर 5 है। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। NO की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 2 है, 2 की पावर 4 कर देते हैं। वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, 4 है, और इसकी पावर 6 हो जाएगी, अपॉन अमोनिया की कंसंट्रेशन 8 मोलर है और इसकी पावर 4 है, इनटू ऑक्सीजन की 1 है, की पावर 5 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 4 की पावर 6 ही रख देते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये तो 1 ही रहेगा। तो ये जब कटेगा तो 4 4 4 और ये 4, तो ये 4 की पावर 2 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 60। तो हमने वैल्यू निकाल ली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। इस तरह से फॉर्मूले में रखेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो ली थी, और सॉल्व करके वैल्यू आ गई 16। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो इसके मतलब रिएक्टेंट फॉरवर्ड में ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा शिफ्ट है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ Kc हेल्प्स अस टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं तो Kc की वैल्यू कम होगी। ओके, यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, ली शटिलियर्स प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ली शटिलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज in concentration, temperature or pressure, then the equilibrium shifts in such a direction so as to neutralize the effect of the change. Equilibrium को अगर हम उसके अंदर कोई चेंज लाते हैं, कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है उसमें अगर कोई चेंज लाते हैं, तो जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी इक्विलिब्रियम को कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, मान लीजिए कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर वगैरह। अगर इनको शिफ्ट करोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है और उनके अंदर कोई चेंज लाओगे तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट करेगा कि इनका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास इक्विलिब्रियम में रहता है। अब हमको अगर किसी गर्म कमरे में खड़ा कर देंगे जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्रीज का है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। उसको इक्विलिब्रियम में वापस लाने के लिए बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी अपने अंदर से पसीना छोड़ेगी। जब पसीना इवेपोरेट करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप कम होने लगेगा, तो अगेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल कम इन इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर हमें बहुत ठंडे कमरे में खड़ा कर दिया गया जहाँ पे टेम्परेचर -20 का है और हमारा टेम्परेचर तो 37 डिग्री बॉडी का, तो टेम्परेचर जब घटने लगेगा तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करेगा, बॉडी कांपने लगेगी। जब कांपेगी तो सारे मसल्स काम करेंगी, जब मसल्स काम करेगी तो हीट जनरेट होगी, तो हीट जनरेट होगी तो अपने आप फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुँच जाए। तो इस तरह से जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें कोई चेंज लाएंगे तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज। जो जिस चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम में गड़बड़ी आ रही थी
वो उसके ऊपर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शिफ्ट करेगा। तो इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, डी चटलियस प्रिंसिपल पे है। रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इक्विलिब्रियम पे जब आ गया डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब ये एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब इधर हीट निकल रही है जब ये बनता है, इधर कूल है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा कि टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसको अगर हीट करोगे तो उधर भागेगा जहाँ कूलिंग हो रही है, और कूल करोगे तो उधर भागेगा जहाँ हीटिंग हो रही है। तो अभी इस केस में क्या कर रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज और पहले यहाँ पे हीट निकल ली जब अमोनिया बनता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया कि टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड केस देख लेते हैं, प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाओगे तो उधर जाएगा कि जहाँ प्रेशर कम हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 4 है, ठीक है। और सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स गैसियस हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इट विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने पे इट विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, तो इधर कम तो फॉरवर्ड में जाएगा। फिर कैटलिस्ट डालोगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट के केस में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। तो इसलिए इसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा कैटलिस्ट डालने से। हाँ, कैटलिस्ट डालने से बस इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी पहुंच जाएगा। अगर 2 घंटे में पहले आ रहा था इक्विलिब्रियम तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। फोर्थ है कि हीलियम गैस ऐड कर दिए, कोई भी इनर्ट गैस अगर ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लोज कंटेनर है, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डालोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। और क्योंकि ये इनर्ट गैस है तो ना रिएक्ट करेगी, ना प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्ट करेगी, ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डालोगे तो नो चेंज, ठीक है। अब फिफ्थ वाला जो है, हीलियम इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर डालोगे, जैसे ही कंटेनर क्लोज कंटेनर के अंदर हीलियम गैस और बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को ऊपर करना पड़ेगा। जब पिस्टन ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाता है, बैकवर्ड। तो जब भी आप हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर डालोगे तो हमें पिस्टन ऊपर करना पड़ेगा प्रेशर सेम रखने के लिए, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड में ज़्यादा होते तो फॉरवर्ड जाता, बट नंबर ऑफ मोल्स आर मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए बैकवर्ड में जाएगा। और 6th क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी है। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट्स की ओर जाएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स की ओर जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स में है तो इट विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट्स की ओर जाएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लूँगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है चटलियस प्रिंसिपल पे, A2 plus B2 gives you B2 and thrice E2। इक्विलिब्रियम में जब ये रिएक्शन आ जाता है और इसमें डेल्टा H कितना पॉजिटिव है 40 किलो जूल, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कह रहा है इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट व्हेन ये कंडीशंस हम देंगे। अब क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, तो मतलब है इधर हीटिंग हो रही है तो इधर कूलिंग होगी। जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा,
ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है कि जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हीट निकलती है। जैसे घर में गैस है, हम गैस जब तक उसको जलाया नहीं है वो ठंडी है, और जैसे ही हीट करो मतलब इसको जलाओगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा, तो वो क्या होगा, उस केस में प्रोडक्ट्स की ओर हीट निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव दिया है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इसलिए रिएक्टेंट साइड में हीट है और प्रोडक्ट्स जैसे बनेंगे तो कूलिंग है, मतलब इधर ज़्यादा हीट लग रही है, उधर मतलब हीट कम निकल रही है तो कूलिंग हो रही है, इधर हीटिंग है इधर कूलिंग। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। लिटरेचर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जो चेंज इन इक्विलिब्रियम या कंडीशंस में जो चेंज आ रहा है इक्विलिब्रियम में वो मिनिमाइज हो जाए, जो इफेक्ट आ रहा है चेंज का वो मिनिमाइज हो जाए। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उधर जाएगा जब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम किधर हो रहा है, फॉरवर्ड में। कूलिंग कहाँ हो रही है, फॉरवर्ड में। तो इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इट विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड में जाएगा। क्या है, प्रेशर को डिक्रीज करोगे। अब प्रेशर को जब डिक्रीज करोगे तो प्रेशर को डिक्रीज करना मतलब एक तरह से वॉल्यूम को बढ़ाना। पिस्टन को जब ऊपर करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा जब भी प्रेशर कम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो उस केस में उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा किधर है, यहाँ पे 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो इट विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब प्रेशर कम करेंगे तो मतलब क्या है, पिस्टन को ऊपर किया, जब पिस्टन को ऊपर करोगे तो प्रेशर कम होगा बट वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसलिए इट विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर घटाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। सी वाला कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B2 इज डिक्रीज्ड। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की ओर आ जाएगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की ओर चला जाएगा। तो जब B2 की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। B2 की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इट विल कम इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट्स की ओर, प्रोडक्ट्स से बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स की ओर। बट अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रियम इसी की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो B2 की कंसंट्रेशन जब कम करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द B2, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। D में कंसंट्रेशन ऑफ B2 इज डिक्रीज। जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम करोगे तो प्रोडक्ट्स की ओर आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट्स की ज़्यादा करते तो रिएक्टेंट्स की ओर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता। तो प्रोडक्ट्स की जब कंसंट्रेशन कम करोगे तो इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो उस केस में हमारा फॉरवर्ड आ जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिफ्थ वाला पॉइंट ई, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाता है, फॉरवर्ड में। तो इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। वॉल्यूम अगर बढ़ा दोगे कंटेनर की तो इक्विलिब्रियम विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग रीचेक लिस्ट इंस्ट्रक्टर क्वेश्चंस करते हैं।